नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एमडी रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर गरिमा राजिम वाले, जो आपकी समस्याओं और उनसे जुड़े जो इलाज हैं, जो उसके उन समस्याओं से कैसे निजात आपको मिल सकती है, वो इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। जी धन्यवाद। डॉक्टर गरिमा, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रेडियो डायग्नोसिस का काम क्या होता है, किस तरह से किन बीमारियों में ये इलाज के काम आता है, ये थोड़ा दर्शकों के लिए आम भाषा में समझाइए, उनको समझ आ सके। जी, रेडियो डायग्नोसिस मेन हमारा जो सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्सरे, पेट स्कैन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रेडियो डायग्नोसिस का एक पार्ट होती है। हम इन सारी चीज़ों के इन सारे स्कैन्स को करके उनका रिपोर्ट्स बना के डायग्नोसिस देके हम पेशेंट को डॉक्टर्स को आगे हेल्प करते हैं कि वो किस राह में एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके अलावा आजकल एक सुपर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके, जो कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज होती हैं एक तरह की। इनमें हम बिना चीरा लगाए, बिना टाका लगाए, सिर्फ एक छोटे से निडल से हम ऑपरेशंस करते हैं। जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके, या जो भी ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उनको छोटा करने के, उनका साइज या उनको पूरी तरह से गायब करने के लिए ये एकदम एडवांस टेक्निक्स हैं जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रही हैं। बिल्कुल, ये एडवांस तकनीक है। मैं ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा किस बीमारी के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि एमआरआई करवाने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, और सबसे बड़ी वजह है कि कोविड के इस टाइम में जब लोग डिप्रेशन का शिकार हुए और उनको न्यूरोसर्जन के यहाँ जब जाना पड़ा, तो बहुत सी चीज़ें थीं जो आपके यहाँ से होकर गुजरी। तो कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त संख्या में आ रहे हैं, किस बीमारी से त्रस्त हैं जो लोग? जी, सबसे ज़्यादा तो जब हम कोविड के चलते देख रहे हैं तो चेस्ट जो होता है हमारे लंग्स का, उनका सीटी स्कैन बहुत कॉमनली हुआ है। लगभग हर कोविड पेशेंट को या नॉन कोविड पेशेंट को, जिसको भी थोड़ी भी सांस लेने में तकलीफ हो या बुखार हो, वो इंसान सबसे पहले जाके अपना सीटी स्कैन करवाना पसंद करता है ताकि उसको प्रॉपर तुरंत के तुरंत डायग्नोसिस पता चल सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ़िलहाल घर में लॉकडाउन की वजह से रहते हुए लोग जो घर में कुकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, घर में ही इधर उधर चलना फिरना काफ़ी हो रहा है, या लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो वेरिकोज वेन्स के लिए काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं रिसेंटली। और कोविड की वजह से जिन लोगों ने कई सालों से उसको 2-3 सालों से कैरी करके चल रहे हैं, अब वो काफ़ी स्टेजेस में बढ़ जाते हैं, तब हमारे पास आते हैं। तो अभी कोविड के चलते वेरिकोज वेन्स का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। बिल्कुल, ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर समझना चाहूँगा, क्योंकि लोग जाते हैं जब न्यूरोसर्जन के यहाँ, उसके बाद ये सारे टेस्ट जब होना शुरू होते हैं, चाहे एमआरआई की बात हो, चाहे सीटी स्कैन की बात हो, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा सीटी स्कैन कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद इस वक्त रहा, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सी चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पा रही थी और पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर भीतरी हिस्सों में असर पड़ा है। तो कैसे मदद मिली, सीटी स्कैन से कैसे मदद मिली? सीटी स्कैन हमारा सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक टूल था इस कोविड में, क्योंकि अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो पेशेंट के कितने फेफड़े उस कोविड ने घेर रखे हैं, कितने लंग्स उनके इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सीटी स्कैन। लंग्स की तो हम कंडीशन नॉर्मल सीटी स्कैन पे पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोविड की वजह से जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे, जो लंग्स के ब्लड वेसल्स में या ब्रेन के या बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल में फैल रहे हैं, उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी वगैरह बहुत फ़ायदेमंद रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल रहा है। खासकर कि सेकेंड वेव के दौरान तो सीटी एंजियोग्राफी लगभग आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को रिक्वायर्ड रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है डायग्नोसिस में, क्योंकि उसमें हमें ब्लड क्लॉट्स तुरंत दिखते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन की बात हम कर रहे हैं, न्यूरोसर्जन्स को ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करने की, तो सीटी स्कैन से 90% केसेस में हमको पता तो चल जाता है कि कोई ना कोई पैथोलॉजी या कोई ना कोई
बीमारी ब्रेन में है उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए अगर सीटी स्कैन पे पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आगे एमआरआई एडवाइस किया जाता है और एमआरआई पे तो प्रॉपर डायग्नोसिस 99% केसेस में हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि रेडियो डायग्नोसिस और एक रेडियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है कि ये दो टर्म जो हैं ये अलग अलग किस तरीके से हैं और क्या काम होते हैं इन टर्म्स में, रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोलॉजिस्ट? रेडियो डायग्नोसिस मेनली हमारे सब्जेक्ट का मेन नाम है। अच्छा। और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर हैं और वो जो टेक्नीशियंस हैं जो उस चीज़ को परफॉर्म करें, जो स्कैन परफॉर्म करें, जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं उन्हें हम रेडियोलॉजिस्ट कह सकते हैं और रेडियो डायग्नोसिस जो है वो उस सब्जेक्ट का नाम है। बिल्कुल। मैम एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह आपने कहा कि इलाज में बहुत आसानी से अब हर चीज़ डायग्नोस हो जाती है, हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मरीजों को नहीं पता है, पेशेंट को नहीं पता है और आम टर्म में वो पहुंचते हैं लेकिन कहाँ पर जाना है, डॉक्टर्स उनको क्या सलाह देते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैं समझना चाहूँगा कि एडवांस तकनीक और क्या क्या आ गई हैं जिसके बारे में अभी बहुत से पेशेंट को, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके पैरों में स्वेलिंग है काफ़ी टाइम से या दर्द है बहुत लंबे वक्त से और पेशेंट्स जनरली उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अगर वो स्वेलिंग है, आपको कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है तो पहले आप प्रॉपरली किसी डॉक्टर को दिखाइए। पेशेंट्स जनरली उस एडवांस स्टेज में आते हैं जब तक स्किन ब्लैक हो चुकी होती है, उसमें ब्लड वेसल्स खून पहुँचाना बंद कर चुकी होती हैं या कम कर चुकी होती हैं। तब हमको डाउट्स ये आते हैं कि फिर वो जो ब्लैकनिंग हो गई है वो इन्फेक्शन के कारण है या ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से है या कोई स्किन डिजीज़ है। ये तब नौबत आती है कि पेशेंट को 2-3 अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है इस तक पहुंच पाने के लिए कि हम क्या बीमारी को ट्रीट करेंगे। इसके लिए जनरली ब्लड वेसल्स के वजह से, ब्लॉक होने की वजह से जो स्किन ब्लैकनिंग होती है ये होती है। इसमें अभी एडवांस टेक्निक्स इतनी आई हैं कि हम बिना पेशेंट के पैरों को खोले या हाथों को खोले या कुछ भी काटे बिना हम उन बंद हुई ब्लड वेसल्स को खोल सकते हैं। जो ब्लड सप्लाई खत्म हो चुका है हम उसे वापस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई रुका है कहीं तो हम उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ों में पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती क्योंकि कोई बड़ा ऑपरेशन जैसा नहीं होता। ये बहुत ही छोटे एक पिन पॉइंट की मदद से हम इस प्रोसीजर को करते हैं। पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, 1 दिन के अंदर अंदर पेशेंट वापस अपने लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी बहुत एडवांस टेक्निक्स में इंक्लूड होती हैं। बिल्कुल, बहुत एडवांस तकनीक में। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जैसा कि अक्सर एक्सरेज वगैरह में देखा जाता है कि अब उसकी हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है। इसमें भी ऐसा है कि हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी यहाँ पर मिल जाएगी और तकनीक और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। अब कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको रिपोर्ट के लिए इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिनों तक करना पड़ रहा है। जी हाँ, इसमें भी ये है। अगर हम फिल्म्स के अलावा पेशेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम इस जो ऑपरेशन होता है उस पूरे ऑपरेशन की सीडीज़ बनाकर भी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट के पास पूरे डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं कि पहले उनकी डिजीज़ कैसी थी, हमने क्या ट्रीटमेंट किया और उसके बाद क्या हुआ है। हम सब चीज़ पेशेंट को दिखा भी सकते हैं, सीडी में या पेन ड्राइव में उनको भेज भी सकते हैं। उसके अलावा फिल्म्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी न्यू एडवांस टेक्निक्स के कारण ही है जो सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हो गई हैं। बिल्कुल। मैम ये समझना चाहूँगा कि किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा ये इस वक्त हेल्पफुल है और किन बीमारियों से जुड़े हुए पेशेंट सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं और उनको मदद मिलती है? सबसे कॉमन है इसमें वेरिकोज वेन्स जो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को
लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ज़रूर होती है। जो लंबे वक्त तक खड़े रहते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, या जिनका कंटिन्यूस पैरों पे प्रेशर देने का काम होता है, इन लोगों में ये बहुत कॉमन है। 50-60% ऑफ केसेस वेरिकोज वेन्स के ही होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को लिवर में ट्यूमर है, कोई कैंसर है, या दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से के कैंसर लिवर में या फिर ब्रेन में या शरीर के किसी भी हिस्से में फैले हैं, तो उन तक जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, हम उन ब्लड वेसल्स को बंद करके उस ट्यूमर को, उस मास को हम छोटा कर सकते हैं ताकि वो ऑपरेशन से ज़्यादा अच्छे से निकल सके, या अगर थोड़े छोटे होते हैं ट्यूमर्स तो हम उन्हें पूरा ही ख़त्म कर सकते हैं इस प्रोसीजर से। और बाकी बहुत ही सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ रहती है। जी, लगता है तकनीकी खामी की वजह से डॉक्टर गरिमा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त आप गंभीर से गंभीर बीमारियों के बारे में आप जानकारी लीजिए, लेकिन रेडियो डायग्नोसिस के ज़रिए आपको तमाम बीमारियों के बारे में पता चल सकता है और आप इलाज में आसानी कर सकते हैं। मैम, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज़ बीच में यहाँ पर तकनीकी खामी की वजह से चली गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम। जो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ के बारे में मैं बता रही थी वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, जो कि मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं या गांव के पेशेंट्स रहते हैं, बीड़ी, ये सारी चीज़ों का जो बहुत सालों से सेवन कर रहे हैं, उन लोगों में बहुत कॉमनली देखी जाती है और बहुत एडवांस स्टेज में मोस्टली पेशेंट्स उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। तो ये दो बीमारियां तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक आया है, अगर वो 2-3 घंटे के पीरियड में हमारे पास आता है, उसका डायग्नोसिस हो जाता है तब तक, तो हम उसको 3 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट करके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट फंसा है उसको निकाल कर पेशेंट को पैरालिसिस होने से बचा सकते हैं, या एटलीस्ट उसकी डिग्री कम कर सकते हैं पैरालिसिस होने की। बिल्कुल। अब मैम, एक चीज़ और मैं सीटी स्कैन के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि सीटी स्कैन से हम किन किन बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं? सीटी स्कैन सबसे कॉमन, सबसे इम्पॉर्टेंट मोडेलिटी है कोई भी चीज़ को डायग्नोसिस करने की। ब्रेन में अगर स्ट्रोक है या ब्रेन ट्यूमर है या फिर कहीं खून निकल के जमा हो रहा है ब्रेन में या एब्डोमेन में या शरीर के किसी भी हिस्से में, तो हम वो सारी चीज़ें सीटी स्कैन से जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेट में होने वाली कोई भी चीज़, या तो कैंसर या इन्फेक्शन, टीबी, अपेंडिसाइटिस, ये सारी चीज़ें हमको सीटी स्कैन पे तुरंत के तुरंत पता चल सकती हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर या कोई एक्सीडेंट में अगर पानी भर रहा हो पेट में या खून भर रहा हो, ये सारी चीज़ें हमें सीटी स्कैन से पता चल सकती हैं। मेरे हिसाब से सीटी स्कैन फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मोडेलिटी है हर डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। अगर सीटी स्कैन पे कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीटी स्कैन पे नहीं देख सकते, तब हम एमआरआई तक जाते हैं। जी, तब एमआरआई पे जाते हैं। तो एमआरआई कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क होता है और कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी फिर बढ़ जाती है एमआरआई में? सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों की एक्यूरेसी एकदम अलग अलग है। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ सीटी स्कैन पे हमको पता चल सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एमआरआई पर हमें पता चल सकती है। सीटी स्कैन और एमआरआई में फ़र्क यह है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन के थोड़े चांसेस रहते हैं, एमआरआई में रेडिएशन के कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वो एक मैग्नेट के थ्रू इमेजेस लेता है। बट एमआरआई करने का टाइम थोड़ा लंबा होता है और एमआरआई पे हम बोन्स नहीं देख सकते। तो जब हमें बोन्स और ये सारी चीज़ें देखनी होती है तो हम सीटी स्कैन की तरफ जाते हैं। जब हमको बहुत डिटेल ब्रेन या कोई भी बॉडी के पार्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो फिर हम एमआरआई की तरफ आगे जाते हैं। जी, लेकिन बीच में जब कोविड का टाइम चल रहा था तो बहुत से लोग थे जो बगैर डॉक्टरी सलाह के, बगैर किसी डॉक्टर के एडवाइस के पहुंच जा रहे थे, सीटी स्कैन करवा रहे थे, और उनको सलाह ये दी गई डॉक्टर्स की ओर से कि आप बगैर किसी सलाह के न जाएं वहां पर, सीटी स्कैन न करवाएं। क्या ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे पेशेंट की भी तादाद आपके यहाँ बढ़ी जो खुद ब खुद पहुंच गए सीटी स्कैन करवाने के लिए, जानने के लिए? जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनके आजू बाजू में कोई पॉजिटिव आया या जिन्होंने
थोड़े से सेकंड के लिए कोई पॉजिटिव पेशेंट से मिल लिए हो या बात कर लिए हो, तो वो डर के कारण अगर डॉक्टर उन्हें नहीं भी कह रहे हैं सीटी स्कैन करवाने, तो भी वो अपनी चॉइस से सीटी स्कैन करवाने आते हैं। प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, बट सीटी स्कैन से रेडिएशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर यंग फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव एज की हैं या कुछ हैं, तो हम जनरली सीटी स्कैन एडवाइस नहीं करते हैं जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। इन केसेस में जब पेशेंट्स खुद से आते हैं कि नहीं, हमने गूगल पे पढ़ा है, हमारे बाजू वाले ने कराया है, हमारे दोस्त ने कराया है, तो हमको भी सीटी स्कैन कराना चाहिए, तो ये इंडिकेशन नहीं है एक सीटी स्कैन कराने का। जब तक कोई डॉक्टर एडवाइस ना करे तो आप ना जाए सीटी स्कैन की तरफ। बिल्कुल, यानी इसके साइड इफेक्ट के तौर पर हम यही मान सकते हैं कि रेडिएशन हो जाता है, इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है। जी हाँ, रेडिएशन ही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, उसके अलावा सीटी स्कैन में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। मैम, एक चीज़ और मैं अब जानना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में अगर कोई आप मैसेज अपनी ओर से देना चाहें और पेशेंट्स को ये बताना चाहें, दर्शकों को ये बताना चाहें कि अब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन उस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है रेडियो डायग्नोसिस, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक बार साझा कीजिए एक अनुभव। जी, सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, किसी भी तरह की, सर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, पेट में दर्द या सांस लेने में तकलीफ, फीवर, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, उसको अनदेखा ना करें, तुरंत के तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अगर कोई बीमारी छोटी मोटी स्टेज पे है, हमारे पास आती है, तो हम उसको सोनोग्राफी, सीटी स्कैन सब करके तुरंत के तुरंत पकड़ सकते हैं। और अगर वो चीज़ एक छोटे लेवल पे हमको पता चल रही है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है, डॉक्टर्स को करने के लिए भी आसान पड़ता है, साथ में पेशेंट की पूरी बीमारी ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो पेशेंट के लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पेशेंट्स जनरली उस स्टेज पे आते हैं जबकि बीमारी हाथ से पूरी जा चुकी है, जब शरीर में फैल चुकी है या स्किन खराब कर चुकी है, तब तक कि हम सिर्फ उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जो बहुत इंतजार ना करें कि आप की बीमारी एकदम फैल जाए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर गरिमा राजूवाले हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की जानकारी के लिहाज से उन्हें काफी कुछ आज पता चला होगा सेहतनामा में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।